नमस्ते दोस्तों, आप सभी का वाईबक्सा ग्लोबल चैनल में स्वागत है। आज हम बिहार की कई ऐतिहासिक, धार्मिक और प्राचीन जगहों के बारे में चर्चा करेंगे। बिहार के दिल में पवित्र फल्गु नदी के तट पर एक ऐसी जगह है जहां समय ठहर जाता है और जहां दिव्यता पृथ्वी को छूती है। ये विष्णुपद मंदिर है, गया की आत्मा। पौराणिक कथा या चरण चिन्ह। मंदिर के नाम का शाब्दिक अर्थ है विष्णु के चरण। किंवदंती कहती है कि भगवान विष्णु ने राक्षस गयासुर को धरती में दबा दिया था, जिससे एक ठोस बेसल्ट खंड बेसोल्ट ब्लॉक पर उनके पदचिह्न रह गए। ये पदचिह्न, जिसे विष्णुपद के रूप में जाना जाता है, लाखों लोगों की भक्ति का केंद्र बिंदु है। हालांकि यह स्थान प्राचीन है, लेकिन आज हम जो भव्य संरचना देखते हैं, उसे 1787 में इंदौर की महान रानी अहिल्याबाई होलकर ने पुनर्जीवित किया था। विशाल भूरे ग्रेनाइट ब्लॉकों से निर्मित इसकी 8 कोणीय चमक और 30 मीटर ऊंची मीनार भारतीय मंदिर वास्तुकला का चमत्कार है। गया पिंडदान का पर्याय है। यह माना जाता है कि पूर्वजों के लिए अंतिम संस्कार करने से उन्हें मोक्ष या शाश्वत मुक्ति प्राप्त होती है। इस पवित्र स्थान में जीवित और मृत लोगों के बीच की सीमा धुंधली हो जाती है, क्योंकि परिवार अपने पूर्वजों की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। चाहे आप आध्यात्मिक शांति की तलाश में हो, ऐतिहासिक आश्चर्य की या अपनी जड़ों से जुड़ने की, विष्णुपद मंदिर उस विश्वास का प्रमाण है जो सदियों से बना हुआ है। गया आएं और दिव्यता के मार्ग का अनुभव करें। ये बोध गया बिहार का महाबोधि मंदिर है। ये केवल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल ही नहीं है, बल्कि यह वही सटीक स्थान है जहां 2500 साल पहले सिद्धार्थ नाम के एक राजकुमार बुद्ध बने थे। इसकी शुरुआत 250 BC में सम्राट अशोक के साथ हुई थी, जिन्होंने यहाँ एक स्मारक बनवाया था। आज आप जो ऊंची ईंटों की संरचना देख रहे हैं, उसने 5वीं शताब्दी के आसपास गुप्त साम्राज्य के दौरान आकार लिया था। सदियों तक जंगलों में खोए रहने के बाद 1880 के दशक में इसे बहाल किया गया, जिससे इसके प्रतिष्ठित पिरामिड नुमा शिखर को पुनर्जीवित किया गया। इस स्थान की आत्मा बोधि वृक्ष है। इसकी शाखाओं के नीचे सिद्धार्थ ने तब तक न उठने की शपथ ली थी जब तक कि उन्हें सत्य नहीं मिल जाता। आज का वृक्ष मूल वृक्ष का सीधा वंशज है। बौद्धों के लिए यह पृथ्वी की नाभि है, इस ग्रह का सबसे पवित्र स्थान। मैरून रंग के वस्त्रों में भिक्षु, कैमरों के साथ पर्यटक और मौन में ध्यान करते लोग। तिब्बती भिक्षुओं और थाई तीर्थयात्रियों से लेकर पश्चिमी साधकों और हिंदू भक्तों तक, जो बुद्ध को विष्णु के अवतार के रूप में पूजते हैं। ये वैश्विक शांति का संगम स्थल है, जहां हवा अगरबत्ती की खुशबू और मंत्रों की गूंज से भरी रहती है। महाबोधि मंदिर केवल अतीत का स्मारक नहीं है, ये ज्ञान का एक जीवंत केंद्र है। एक ऐसी जगह जहां इतिहास और आध्यात्मिकता का मिलन होता है। आइए अब दुनिया के पहले महान आवासीय विश्वविद्यालय और वैश्विक शिक्षण केंद्र, भारत के बिहार की नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया के पहले महान आवासीय विश्वविद्यालयों में से एक था और शिक्षा का एक वैश्विक केंद्र था। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी ईस्वी सी में गुप्त साम्राज्य के सम्राट कुमारगुप्त प्रथम द्वारा की गई थी।
नालंदा नाम का अर्थ है ज्ञान का ऐसा उपहार जो कभी समाप्त नहीं होता। ये दुनिया का पहला वैश्विक आवासीय विश्वविद्यालय था, जिसमें 10,000 से अधिक छात्र और 2,000 शिक्षक रहते थे। चीनी भिक्षु हवेनसांग शानजांग जैसे प्रसिद्ध विद्वानों ने यहाँ कई वर्षों तक अध्ययन किया था। परिसर में 300 व्याख्यान कक्ष, लेक्चर हॉल्स, ध्यान के स्थान और विज्ञान प्रयोगशालाएं थीं। इसका सबसे प्रसिद्ध आकर्षण इसकी लाइब्रेरी थी, जिसे धर्मगंज के नाम से जाना जाता था। इसमें 3 मुख्य इमारतों रत्नसागर, रत्नोदधि और रत्नारंजक में लगभग 90 लाख 9 मिलियन पांडुलिपियां मौजूद थीं। छात्रों को बौद्ध दर्शन, गणित, आयुर्वेद, खगोल विज्ञान, व्याकरण और तर्कशास्त्र सहित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला सिखाई जाती थी। विनाश 1193 ईस्वी में ममलुक वंश के एक सेनापति बख्तियार खिलजी ने विश्वविद्यालय पर हमला किया और उसे जला दिया। अग्नि किंवदंती है कि पुस्तकालय इतना विशाल था कि आग लगाए जाने के बाद वह 3 महीने तक जलता रहा, जिससे सदियों की बौद्धिक विरासत नष्ट हो गई। पुनरुद्धार 2010 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर भारत सरकार ने विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया शुरू की। आधुनिक परिसर प्राचीन खंडहरों के पास एक नया नालंदा विश्वविद्यालय परिसर स्थापित किया गया है, जो सीखने और अनुसंधान की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए एक बार फिर छात्रों का स्वागत कर रहा है। दुनिया के सबसे पुराने बसे हुए शहरों में से एक के दिल में एक ऐसी संरचना खड़ी है जो अपने समय के पारंपरिक नियमों को चुनौती देती है। यह न तो कोई महल है और न ही कोई मंदिर। यह ईंट और गारे से बना एक मधुमक्खी का छत्ता है, एक ऐसा स्मारक जो एक त्रासदी की राख से पैदा हुआ और अनंत काल तक खड़े रहने के लिए बनाया गया। ये गोलघर है। और आज हम पटना के इस सबसे प्रतिष्ठित सिलोवेट के इतिहास में उतर रहे हैं। गोलघर को समझने के लिए हमें 1770 की ओर पीछे मुड़कर देखना होगा। एक विनाशकारी अकाल ने बंगाल क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया था, जिससे लाखों लोगों की जान चली गई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एहसास हुआ कि उन्हें सेना और लोगों के लिए अनाज सुरक्षित रखने का एक तरीका चाहिए। यहाँ प्रवेश होता है कैप्टन जॉन गार्स्टन का। 1784 में उन्होंने एक क्रांतिकारी डिजाइन का प्रस्ताव रखा, एक विशाल बिना खंभों वाला स्टोर हाउस, जो प्राचीन भारत के बौद्ध स्तूपों से प्रभावित था। गार्स्टन का दृष्टिकोण इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना होने के साथ साथ सुरक्षा का प्रतीक भी था। 1786 में बनकर तैयार हुआ ये भवन अपनी तरह के कई भवनों में से पहला बनने वाला था, फिर भी यह अपनी तरह का अकेला ही रहा। इसके आकार को गौर से देखें। गोलघर 29 मीटर ऊंचा है, लेकिन जो बात वास्तव में हैरान करने वाली है, वह है इसके अंदरूनी खंभों की कमी। इसका गुंबद पूरी तरह से ईंटों से बना है और स्वयं का भार संभालने में सक्षम है। इसकी सबसे खास विशेषता है दोहरी सर्पिल सीढ़ियां, ट्विन स्पाइरल स्टेकेसेस जो बाहर की तरफ एक रिबन की तरह लिपटी हुई हैं। ये केवल सुंदरता के लिए नहीं थी, ये कार्यात्मक थी।
मजदूर अनाज की भारी बोरियां एक तरफ से ऊपर ले जाते, सबसे ऊपर बने छेद से अनाज डालते और दक्षता के कभी न खत्म होने वाले चक्र में दूसरी तरफ से नीचे उतर आते। इसमें 1,40,000 टन अनाज समा सकता था, भोजन का एक शाब्दिक पहाड़। लेकिन सबसे भव्य योजनाओं में भी खामियां होती हैं। किंवदंती है कि जब गोदाम बनकर तैयार हुआ, तो उन्हें एहसास हुआ कि आधार पर लगे भारी दरवाजे अंदर की ओर खुलते थे। यदि गोदाम ऊपर तक भर दिया जाता, तो अनाज के दबाव के कारण अनाज निकालने के लिए दरवाजों को खोलना असंभव हो जाता। इस वजह से गोलघर कभी भी एक कार्यशील अन्नागार के रूप में अपनी नियति को पूरी तरह से पूरा नहीं कर पाया। इसके बजाय ये कुछ और ही बन गया, यात्रियों के लिए एक अजूबा और ध्वनि के लिए एक खेल का मैदान। यदि आप अंदर खड़े होकर ताली बजाते हैं, तो दीवारें उस आवाज को पकड़ लेंगी और लगभग आधे मिनट तक उसे गूंजती रहेंगी, मानो इमारत खुद बोलने की कोशिश कर रही हो। आज अनाज चला गया है, लेकिन उसकी आत्मा बाकी है। गोलघर वह जगह है जहां पटना सांस लेने आता है। परिवार बगीचों में टहलते हैं और यात्री उन 145 सीढ़ियों पर चढ़कर गंगा को क्षितिज से मिलते हुए देखते हैं। यह एक अनुस्मारक के रूप में खड़ा है कि इतिहास के सबसे काले अध्यायों से भी हम स्थायी सुंदरता का कुछ निर्माण कर सकते हैं। अगली बार जब आप पटना की प्राचीन गलियों में हों, तो इस गोलघर को देखें, इसकी सीढ़ियों पर चढ़ें और उन ईंटों को छुएं जिन्होंने एक शहर से वादा किया था कि वह फिर कभी भूखा नहीं रहेगा। वाइबक, एक ऐसा शहर जहां हर पत्थर में इतिहास बसता है। आज हम आपको आध्यात्मिकता, प्राचीन युद्ध कला और वास्तुकला के चमत्कारों की यात्रा पर ले जा रहे हैं। हमारा पहला पड़ाव विश्व प्रसिद्ध साइक्लोपियन वॉल है। राजगीर की ये दीवार प्राचीन सैन्य इंजीनियरिंग का एक चौंकाने वाला 40 किलोमीटर लंबा प्रमाण है, जो मगध की पूर्व राजधानी की 5 पहाड़ियों को विशाल बिना तराशे हुए पत्थरों से घेरती है। राजा बिंबिसार के शासनकाल के दौरान 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में निर्मित इस विशाल किलेबंदी को साइक्लोपियन चिनाई तकनीक का उपयोग करके बनाया गया था, जहां पत्थर के बड़े ब्लॉकों को बिना गारे या छूने के केवल गुरुत्वाकर्षण और संरचनात्मक इंटरलॉकिंग के आधार पर सटीक रूप से जोड़ा जाता है। 2500 वर्षों की भूकंपीय गतिविधियों और मानसून के कटाव के बाद भी ये बुर्ज काफी हद तक बरकरार हैं, जो भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास के मूक गवाह के रूप में खड़े हैं। अब एक और ऐतिहासिक स्थान की बात करते हैं, जरासंध का अखाड़ा। ये प्राचीन इतिहास और महाभारत की किंवदंतियों के बीच एक सेतु है। ये वही भूमि है जहां शक्तिशाली राजा जरासंध ने अपने प्रसिद्ध कुश्ती मैच लड़े थे। कहा जाता है कि इस अखाड़े की मुलायम दूधिया सफेद मिट्टी आज भी अनोखी है, क्योंकि इसे पारंपरिक रूप से हजारों लीटर दूध और दही से तैयार किया गया था, ताकि यहाँ लड़ने वाले दिग्गजों के प्रभाव को कम किया जा सके। यही भीम और जरासंध के बीच 27 दिनों तक भीषण युद्ध चला था, जो तब समाप्त हुआ जब भीम ने भगवान कृष्ण के संकेत पर जरासंध के शरीर को 2 हिस्सों में चीरकर विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। अब बात करते हैं वेनु वना की। राजगीर का ये बांस का कुंज एक शांत अभयारण्य है। मूल रूप से एक शाही उद्यान, इसे राजा बिंबिसार ने भगवान बुद्ध को उपहार में दिया था, जिससे ये स्थापित होने वाला पहला बौद्ध मठ बन गया।
बुद्ध अक्सर वर्षा ऋतु के दौरान यहाँ विश्राम करते थे। आइए अब राजगीर के ब्रह्मकुंड की बात करें। यह एक पवित्र तापीय झरना थर्मल स्प्रिंग है। ये प्राकृतिक गर्म झरने 7 अलग-अलग धाराओं के माध्यम से निकलते हैं जिन्हें सप्तऋषि के रूप में जाना जाता है, जिनमें ब्रह्मकुंड लगभग 45 डिग्री सेल्सियस के तापमान के कारण सबसे पूजनीय है। माना जाता है कि यहाँ स्वयं ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी और इन जलों में सभी पवित्र नदियों का सार है। अब विश्व शांति स्तूप की बात करते हैं। राजगीर में रत्नागिरी पहाड़ी के ऊपर स्थित यह राजसी सफेद स्तूप अहिंसा और सद्भाव का प्रतीक है। एक 125 फीट ऊंचा यह विशाल संगमरमर का ढांचा जापानी बौद्ध भिक्षु नितात्सु फूजी का विजन था, जिसे 1969 में बुद्ध के ज्ञान की 2500वीं वर्षगांठ पर बनाया गया था। इसके 4 सुनहरे बुद्ध की मूर्तियां उनके जीवन के प्रमुख चरणों, जन्म, ज्ञान, प्रथम उपदेश और महापरिनिर्वाण को दर्शाती हैं। अब गृद्धकूट गृधाकुटा की बात करते हैं, जिसे गिद्ध की चोटी के रूप में जाना जाता है। ये बौद्ध दुनिया के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। इसका नाम इसकी विशिष्ट चट्टान संरचना के कारण पड़ा है, जो पंख फड़फड़ाते गिद्ध की तरह दिखती है। ये भगवान बुद्ध का पसंदीदा स्थान था, जहां उन्होंने लोटस सूत्र सहित अपने कुछ सबसे गहन दार्शनिक प्रवचन दिए थे। अंत में, राजगीर ग्लास ब्रिज आधुनिक इंजीनियरिंग का एक लुभावनी चमत्कार है। ये प्रकृति सफारी के भीतर जंगल की जमीन से 250 फीट ऊपर लटका हुआ है। ये 85 फीट लंबा और 6 फीट चौड़ा पारदर्शी स्काईवॉक अल्ट्रा स्ट्रेंथ ग्लास से बना है, जो हवा में चलने का रोमांचक अनुभव देता है। ये राजगीर के नए चरण का प्रतिनिधित्व करता है, जहां प्राचीन मगध साम्राज्य की गूंज 21वीं सदी के रोमांच से मिलती है। अक्सर ग्लोबल को आगे कहाँ जाना चाहिए? मुझे कमेंट्स में बताएं और अधिक ग्लोबल वाइब्स के लिए फॉलो करना न भूलें।